Okay, now pay attention. चैप्टर 7 नेशनल इनकम, जिसका वेटेज तो पहले है 12 मार्क्स विथ ऑप्शन, राइट, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स है. दूसरी बात चैप्टर पढ़ाने से पहले कि ये वाला चैप्टर जो हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको एनी 2 लिखने होते हैं 3 में से आउट ऑफ 3, एंड ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए होता है. तो एक तो माइक्रो में से आ जाता है, जैसे मैंने कहा 3A 3B में से यूजुअली पूछते हैं, बट दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और अब तक का बहुत सारे पेपर का ट्रेंड देखा गया है, दैट इज नेशनल इनकम. बट ना नेशनल इनकम बच्चों से हो ही नहीं पाता. व्हाई? बिकॉज आप पेजेस भी पलटते जाओगे ना, तो बच्चों का पहले तो साइकोलॉजिकली बहुत सारे सीनियर्स ने ये बता दिया है कि नेशनल इनकम सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. दूसरी बात कि वो जब खुद भी देखते तो उनको समझता है कि हमसे तो ना हो पाएगा. तो सर ये जो चार्ट मैंने बनाया, मास्टर चार्ट, इसमें हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट सेक्शन इज दिस, मतलब सर जहां पे हमको प्राइमरी ये 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही सब रिलेट रहेगा. टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाओ सर और मैडम. इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, यहां से यूजुअली तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे NIC, राइट, नेशनल इनकम कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1949 करके, मैं सब पढ़ के तुमको बताऊंगा. तो बहुत ज्यादा टेंशन ना नेशनल इनकम का तुम्हारा कम हो जाएगा. ये यहां से चारों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और तुमको ये नहीं लगेगा कि ए कैटेगरी में हमको सर कुछ नहीं आता करके. दिस इज ए कैटेगरी. बी कैटेगरी क्या है सर? बी कैटेगरी में फॉर मेथड्स है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम क्या वो सीखेंगे, लेकिन यहीं पे चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. जैसे उन्होंने कहा कि मेथड्स में फर्स्ट मेथड इज आउटपुट मेथड. आउटपुट में वैल्यू एडेड है ना, और भी कुछ है. वो 2 मेथड देने के बाद उसके प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन के 7 पॉइंट. फिर उन्होंने दिया इनकम मेथड. इनकम मेथड का जनरल डिस्कशन, और इनकम मेथड मतलब इनकम मेथड से हम जब नेशनल इनकम गिनते हैं तो क्या क्या मेजरमेंट रखना चाहिए, उसके 7 पॉइंट. फिर थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके प्रिकॉशन अगेन 7 पॉइंट. तो सर ये एक ही चैप्टर है, यहां पे तो हम ऑलरेडी चीजें देखेंगे. यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बहुत बच्चों को बाउंसर जाता है, लेकिन आज की वीडियो में तुमको समझेगा कितना कॉमन सेंस था अगर आप ध्यान दो तो ये चीज तो हो जाएगी. इसको मैं बी पार्ट बोलता हूं, बी सेक्शन. मतलब एक चैप्टर के पहले तो सेक्शन करो, और सेक्शन वाइज देखो कि तुम बोलोगे सर इसमें से 12 मार्क्स हम आराम से ला सकते हैं. बी सेक्शन टाइम देना पड़ेगा, बट हो जाएगा, बिकॉज प्रिकॉशन जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे प्रिकॉशन रिपीटेटिव है. जैसे डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, सेकेंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करना चाहिए, रिपीटेटिव 4-5 तो हम ऐसे निकालेंगे कि सबको सिमिलर हो जाएगा, तो इसका टेंशन खत्म हो जाएगा. सिर्फ तुमको मेथड देखना है. एंड लास्ट वन इज थर्ड पार्ट, मैं उसे सी कैटेगरी बोलता हूं. इसमें आप लोगों को यह बताया गया है कि जब आप नेशनल इनकम मेजर करते हो, काउंट करते हो, तो उसमें प्रैक्टिकल क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, या थ्योरेटिकल क्या क्या डिफिकल्टीज आती है. तो आपका ये पॉइंट देखो, डिफिकल्टी इन इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वन इज थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज, जिसमें 7 हेडर है और बहुत ही सिंपल है. जैसे कि थ्योरेटिकल डिफिकल्टी मतलब क्या, एक छोटा सा आपको पॉइंट बताता हूं उसमें का, कि इललीगल एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते. वाई? बिकॉज इललीगल एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड रखता है क्या? नहीं. कोई रिपोर्ट करता है क्या, सर हमने ड्रग्स बेच के, चरस बेच के इतना कमाया? नहीं, वो तो कभी काउंटिंग में आता ही नहीं. दिस इज थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज. सर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है, कितने डबल काउंटिंग वगैरह वगैरह. तो ये चीज ना लर्निंग के लिए सिंपल है, बट अगेन देखो थ्योरेटिकल के 7 पॉइंट है, प्रैक्टिकल के 8 पॉइंट है. एंड अगेन नेशनल इनकम के लिमिटेशन क्या है, और लिमिटेशन के 6 पॉइंट है. सी कैटेगरी में 3 क्वेश्चन जा रहे हैं, तीनों के तीनों थ्योरेटिकल और सिंपल क्वेश्चन है. सर एग्जाम में कहा सब मैंने, देखो पहले तो नेशनल इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड किया. चैप्टर बहुत बड़ा लगता है बच्चों को, लिंक ही नहीं रहती पढ़ने की, बट हम लोग इसे बहुत सिंपल कर देंगे. हम लोगों का अभी पहला टारगेट रहेगा आज कि हम इन ए कैटेगरी के 4 चीजों को देखें. उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पता है? शायद अगर पेपर बहुत सिंपल है तो फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, नहीं तो तुमको शॉर्ट नोट्स दे देंगे वो सर्कुलर फ्लो पे.
सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है मैं बता दूंगा। कंसेप्ट तो एकदम सिंपल है, इसके फॉर्मूले बच्चों को फॉर्मूले देख के ही डर लगता है, लेकिन मैं अभी जब लिखा होगा ना फॉर्मूले तुम बोलोगे अरे सर कितना सिंपल था। जितना है कैटेगरी सिंपल है, फिर हम सी कैटेगरी करेंगे क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है थियोरेटिकल, और वो भी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं। क्या पता है, जैसे कि एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एंड लास्ट वन लिमिटेशन। तो अगर हमने थियोरेटिकल पार्ट कर लिया, क्योंकि बच्चों कहाँ पे कंफ्यूज होते पता है, सीधा पढ़ रहे इधर आए इतना सारे बोले छोड़ दे अभी आगे जाने का ही नहीं, तो इधर से और इधर से एक एक क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का है। अभी अज्यूम करके चलो मैं बोल रहा हूँ 4 मार्क्स इधर से आगे 4 मार्क्स इधर से आगे। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स का क्वेश्चन सर प्रोबेबिलिटी है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी पूछ ले, नहीं तो इसमें हम जब मेथड्स पे आएंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड ना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सब करके दूंगा मैं। पहले चार्ट समझा आपको, मतलब ये समझा कि हमारा नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं अगर हमने उससे स्ट्रैटेजी से पढ़ा तो, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर सिर्फ ध्यान देना। ओके सर एंड मैडम, अब मैं वो चीज़ पढ़ाने मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि सवाल कोई आने नहीं वाला है, आपको जनरल डिस्कशन दे दूंगा। सीधा मैं पहले मीनिंग पे जा रहा हूँ आपके, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ बात है वो मैं सीधा आपको अंडरलाइन करा देता कि उतना ही करो। पेज नंबर अपना नेशनल इनकम का है दैट इज 61, तो सब लोग 61 पेज नंबर पे आ जाओ, ऑनलाइन वालों एज वेल एज आप लोग सब। इंट्रोडक्शन में सर मुझे सिर्फ सेकेंड पैरा दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है इन इंडिया, पेज नंबर 61 पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी, NIC आ रहा है। देखो NIC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनकम कमिटी। कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन 1949, marked the beginning of government efforts for regular compilation of national income estimates, कि भाई भारत में कितना लोग कमा रहे हैं, इंडिया का पूरा साल भर में कितनी कमाई है, दैट इज ये एस्टिमेट करना शुरू किया। एट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हमने शुरुआत तो किससे की थी, NIC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनकम कमिटी। बट नाउ एट प्रेजेंट ये काम कौन कर रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO compiles and published data on national income and allied aggregates every year। तो आपको पूछा ना कि कौन नेशनल इनकम पे डेटा कंपाइल करता है और पब्लिश करता है अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, NIC की CSO। अब वापस ध्यान दो, ये चीज इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत सिंपल करके देता हूं। सर अग्री कि 1949 में सबसे पहले हमने किसको एस्टैब्लिश किया था, नेशनल इनकम कमिटी को, ये काम वो करती थी। बट एट प्रेजेंट डेटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना और लोगों के सामने पब्लिश करना, ये काम एट प्रेजेंट कौन कर रहा है, CSO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये चीज आपको ध्यान में आ गई तो हो सकता है आपका 1 मार्क सिक्योर हो जाए, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो ऐसे पढ़ा होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी मेरे साथ यहीं पे खत्म हो। जैसे आपको याद होगा कि हमने इंडेक्स नंबर में एक सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है वाला इंडेक्स ऑब्जेक्टिव्स है कि नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर में हम सबको पता है एवरेज काउंट किया जाता है, बट विच एवरेज, मीन मीडियन मोड, अरिथमेटिकल मीन, ये हमने देखा था। वो आंसर का एक कंस्ट्रक्शन वाला आंसर का ही पार्ट था, आपने लिखा भी रहेगा, और 1 मार्क्स के लिए आता है। मीन है, मीडियन है, मोड है कि ऑल ऑफ द अबव, तो अरिथमेटिकल मीन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते वक्त हम ज्यादा करके यूज करते हैं एवरेजेस में। फिर दूसरा नेशनल इंडेक्स नंबर का ही बता रहा हूं, वो क्यों, जब हमने सवाल किए तभी हो गया था कि इंडेक्स नंबर कौन से चेंजेस को मेजर करता है, ग्रॉस की नेट, आंसर इज नेट, राइट। तो जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे, हो सकता है कि पेपर में वहां पे छोटा सा 1 मार्क्स का सवाल आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ नेशनल इनकम कमिटी NIC कब इस्टेब्लिश मतलब किया था, उसका स्टार्टिंग 1949, बट एट प्रेजेंट कौन डेटा को कलेक्ट, कंपाइल और पब्लिश कर रहा है, CSO, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। अब इतना तो हो गया सर, बट ठीक है, मैंने इंट्रो पार्ट को इतने 2 चीजें पढ़ के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब मैं मीनिंग पे आता हूं। देखो ये कैटेगरी बहुत सिंपल है, अगर तुम मोटिवेट रहोगे तो आज इतने बड़े चैप्टर का इतना पार्ट खत्म कर दोगे। नाउ सर मीनिंग में तो बहुत ही सिंपल है, ये तो चीजें मैं तुमको लर्न ही करवा के दूंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आप नेशनल इनकम का मीनिंग जरूर लिख के आइए। एवरीवन, आपको पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम।
फीचर्स तो मैं करा के दूंगा, अगले 10 मिनट में आपको आ जाएंगे, बट अपने बच्चे मीनिंग, एक आधा डेफिनेशन आया तो डेफिनेशन और फिर फीचर लिखेंगे। ये होता है, बोलते हैं ना ट्रिक, कि आप लोग एग्जामिनर जो पेपर चेकर है उसको नहीं पता। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने कब पढ़ाई चालू की। आप थोड़ा अपने आप पे, मतलब ना कि अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ तो रहे और आपको सीधा सवाल नहीं पूछाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग, आपको पूछाएगा एक्सप्लेन द फीचर्स। तो मीनिंग तो लर्न किया ना, किधर लिखेंगे, उसके ऊपर लिख दीजिए कि नेशनल इनकम का मीनिंग आपको पता है, फिर मैं फीचर लिखूंगा करके। नाउ सी फीचर्स, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है। मॉडर्न इकोनॉमी इज डैश डैश इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी सर? मनी इकोनॉमी। ये पहली बात कही कि फिलहाल का जो इकोनॉमी है वो मॉनिटरी बेस है, इसलिए दूसरा पॉइंट हिंस। इसीलिए अब ये जो हिंस वर्ड है ना, ये कोई बोलता है सर आम्हाला इंग्लिश लिहायला प्रॉब्लेम है, बेटा ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है उससे ऑब्झर्व कर। आपण मराठीत म्हणतो ना म्हणून, हम हिंदी बोल रहे इसलिए इंग्लिश में कैसा है? हिंस। अब ये हिंस आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड आपके राइटिंग में आना चाहिए। मॉडर्न इकोनॉमी, ये कौन सा इकोनॉमी है? मनी इकोनॉमी। हिंस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी। ये 30 तो तुरंत लर्न हो गई मीनिंग का। मॉडर्न इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी है सर एंड मैडम? मनी इकोनॉमी। हिंस जो हमारा नेशनल इनकम ऑफ कंट्री है वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मीनिंग का ये वाला पॉइंट तो समझ गया हमको। फिर दूसरा, द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब चैप्टर की बात करें, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? द टोटल इनकम ऑफ नेशन इज कॉल्ड व्हाट? नेशनल इनकम। मीनिंग तुरंत लर्न हो रहा है। और मैंने कहा ना, रीड, रिवाइज, रिमेंबर और बाद में राइट। सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, मैं आपको समझना पड़ेगा। इनपुट अपने दिमाग के ब्लॉक को ओपन कर दो। मीनिंग लर्न हो रहा है क्या? व्हाट इज नेशनल इनकम? बताओ क्या लिखा है? द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, इट इज कॉल्ड व्हाट? नेशनल इनकम। नाउ इन रियल टर्म नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। तो नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे पूरे कंट्री में। एनीवेज, मैंने इंट्रोडक्शन किया, मैंने मीनिंग किया। मीनिंग में एटलीस्ट एक बात आपको समझ गई। क्या सर मीनिंग? मॉडर्न इकोनॉमी किस पे बेस है? मनी पे। हिंस जो हम नेशनल इनकम गिन रहे हैं वो कौन से टर्म में गिन रहे हैं? मॉनिटरी टर्म या मनी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी। व्हाट इज नेशनल इनकम? द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, इट इज कॉल्ड व्हाट? एकदम सिंपल मीनिंग। अब डेफिनेशन में ना ये चीज बहुत बड़ी लगती है। 3 महान आत्माओं के वहां पे फोटो दिखाए हुए हैं, है ना। एक है पी.सी. महालनोबिस, एक है V.K.R. राव और तीसरे है D.R. क्या? गाडगिल। अब इन सब की बात उन्होंने कहा द नेशनल इनकम कमिटी। अभी देखो पहला डेफिनेशन, अभी यहाँ पे बोर्ड पे देखो, उन्होंने जो डेफिनेशन में 3 महान लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। एक NIC का फुल फॉर्म हमने देखा क्या? नेशनल इनकम कमिटी। ठीक है, लर्न आपको जो सिंपल लगे वो करना, एक ही करना है, सब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं पूछेंगे सबके डेफिनेशन बताओ। आप देख लो कि एक है NIC का डेफिनेशन, एक है पिगो का डेफिनेशन और एक है फिशर का डेफिनेशन। अब NIC क्या है सर? द नेशनल इनकम कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIC को अपॉइंट किया था। इन विच ईयर? हमने कर लिया है वो इंट्रो में, 1949। विद 3 लोग थे, विद प्रोफेसर MC महालनोबिस एज अ चेयरमैन थे, प्रोफेसर D.R. गाडगिल एंड डॉक्टर V.K.R. राव एज द मेंबर। तो चेयरमैन एक थे, बाकी वो मेंबर वगैरह थे। उनका क्या कहना है कि नेशनल इनकम एक एस्टिमेट है। अभी एस्टिमेट ये शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक होता है एक्चुअल मतलब जो हो रहा है, एक शब्द होता है एस्टिमेट म्हणजे काय? अंदाजा, इतना हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा NIC ने, a national estimate measures the volume of commodity and services turn out during the given period counted without duplication। कि हम एक चीज को बार बार काउंट नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन को अवॉइड करेंगे, लेकिन कितनी चीजें इंडिया ने प्रोड्यूस की है। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, कोई भी एक मेथड देख के हम लोग ना कितना प्रोड्यूस हुआ उसका ना काउंटिंग करेंगे विदाउट डुप्लीकेशन। वन टाइम रीडिंग था। आप वैसे ही प्रोफेसर पिगो और फिशर का, एक बार मुझे फिशर का थोड़ा सिंपल डेफिनेशन लगता है, थोड़ा पढ़ लो तो। national dividend or income consists solely of service as received by ultimate consumer whether from their material or from their human environment। कुछ भी एक चीज कर लेना सर, डेफिनेशन ऑप्शनल है, तुम्हाला जर आठवली तर लिहायची, नाही तर नाही लिहायचं। लेकिन मेन मेरा क्वेश्चन अब मैं जो लर्न कराने वाला हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम।
तो सर रीडिंग वाला पार्ट मैंने ए कैटेगरी का खत्म किया जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। क्या? इंट्रो किया, मीनिंग किया, डेफिनेशन। आप कोई भी एक सिंपल पढ़ना, आपको लगा लर्न हो रहा है तो मेहनत करना, नहीं तो वन टाइम रीड कर लेना करके, ठीक है। नाउ अब हमारे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम सबसे सिंपल है, 7 पॉइंट अभी आपके मेरे साथ लर्न हो जाएंगे। मुझे बताओ, हम 2 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, और माइक्रो के तो 5 चैप्टर खत्म हो गए। अब हम किसके चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैक्रो के। तो पहला फीचर देखो, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। भाई लर्न तुरंत ही होना चाहिए। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इट इज विच कंसेप्ट? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। अब देखो अंदर, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि नेशनल इनकम पूरे इकोनॉमी का, पूरे कंट्री का इनकम बता रही है सर, देन ऑफ इंडिविजुअल रादर देन इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? एज अ इकोनॉमी होल। और वही तो माइक्रो और मैक्रो में फर्क था। माइक्रो कौन सा अप्रोच है? इंडिविजुअलिस्टिक। मैक्रो कैसा है? होल, एग्रीगेट। तो उन्होंने क्या कहा है? अंदर का लिखने का सिखा रहा हूं। बच्चे बोलते सर फीचर एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ, पूरा नेशनल इनकम तुमको लर्न करा के दूंगा। ऐसे होगा नहीं कि सर अरे दुनिया को डिफिकल्ट लगेगा, अपने बच्चों को नहीं। सर क्या है नेशनल इनकम में पहला फीचर? इट इज विच कंसेप्ट सर? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। अंदर क्या क्या लिखेंगे हम? नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल रादर देन व्हाट? इंडिविजुअल। एंड इसीलिए हिंस, देखो वापस एक शब्द आया, क्या? हिंस। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है लिखते वक्त। इसीलिए हिंस कॉमा क्या? इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। पहला समझा क्या फीचर? क्या? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। दूसरा फीचर क्या है सर? दूसरा है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड व्हाट? सर्विसेज। सर ये फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है सर? यहां पे एक चीज आई, वैल्यू तो समझा, अब मैं पहले पॉइंट को समझाता हूं। वैल्यू तो समझा, लेकिन वैल्यू ऑफ क्या बोला? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर इसमें एक ऑब्जर्व करो, उस पॉइंट को तोड़ो। वैल्यू समझ में आता, प्राइस, लेकिन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बोला। सर गुड्स उसके अलावा भी कुछ रहते क्या? हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं। जैसे ये हुडी बना, तो सर ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये किससे बना रहेगा? मे बी कुछ तो इसका रॉ मटेरियल ना, कि कॉटन रहेगा या कुछ तो रॉ मटेरियल रहेगा। इसको बाद में कलरिंग किया गया है, सब किया होगा। लेकिन सर इस कॉटन का जब वो रॉ था ना, उसका प्राइस मत लो। एक तरफ तुम्हारा कॉटन है जिससे बनने वाला था, और एक तरफ ये फाइनल गुड्स है। तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस कैलकुलेट करोगे या फाइनल गुड्स का? फाइनल गुड्स का। क्योंकि फाइनल गुड्स किया तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड्स आ ही जाएंगे। अब अंदर पढ़ते हैं सर, देखो। In order to avoid double counting in national income, the value of only what? Final goods and what? Services produced in the economy are considered. Page number 62 पे आ गए हम लोग। The value of intermediate goods और raw material is not considered। समझा क्या? सर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कॉटन का प्राइस नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट शर्ट का या हुडी का प्राइस लेंगे। व्हाई? क्योंकि हमको क्या अवॉइड करना है बेटा? डबल काउंटिंग। व्हाट इज डबल काउंटिंग? याचे 1000 रुपये तर काउंट केलेस, परत ते रॉ मटेरियलचे पण 500 रुपये काउंट केले, तो 1500 रुपया दिखला मार्केट में। नहीं, तुम इसका 1000 काउंट करो, अपने आप इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू आ जाएगा। डबल काउंटिंग का मतलब क्या? किसकी वैल्यू हम काउंट करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? ओनली फाइनल गुड्स, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल का वैल्यू कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जो कंसिडरेशन में नहीं करेंगे करके। वही पॉइंट आपने 62 पे देखा। ओके, फॉर एग्जांपल, व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट देयर इज नो नीड टू टेक वैल्यू ऑफ कॉटन। जो मैंने एग्जांपल दिया वही वहां पे आ गया, देखो अंदर का राइटिंग भी आ गया। व्हाइल एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट? शर्ट, देयर इज नो नीड टू टेक वैल्यू ऑफ किसका मालिक? कॉटन का। ओके, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शर्ट। अब आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं सर, ऐसा पढ़ना है कि बाद में इस ए पॉइंट पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेशनल इनकम 12 मार्क्स की कहानी है सर, थोड़ा मोटिवेट रहो। यहां पे देखो 2 मिनट, मतलब तुम्हारा थोड़ा अटेंशन और तुम्हारा पूरा चैप्टर डन। सर और मैडम क्वेश्चन क्या है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला फीचर क्या था? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। दूसरा फीचर क्या था? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनल गुड्स में सर कैसे लिखना है? एक तो आप लास्ट का एग्जांपल देख लो कि हम जब वैल्यू ऑफ शर्ट काउंट कर रहे हैं तो हम वैल्यू ऑफ कॉटन काउंट नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमको डबल काउंटिंग अवॉइड करना है, इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, नेट एग्रीगेट वैल्यू।
नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड व्हाट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इसमें सिर्फ इतना याद रखना बेटा, तुमको बताता हूं क्या बोला, नेट एग्रीगेट वैल्यू, और उसमें सिर्फ इतना बोलना कि सारी चीजें हम ऐड करेंगे बट किसको ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट। चौथा तो एकदम सिंपल पॉइंट है, नेट से 2 पॉइंट है, थर्ड है नेट एग्रीगेट वैल्यू, फोर्थ क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सर मैंने आपको सिखाया था कि मैं जब एक्सपोर्ट करता हूं तो पैसे कमाता हूं कि पैसे भेजता हूं, कमाता हो। मैनेजर विकले एक्सपोर्ट के लिए, ये बुक मैंने एक्सपोर्ट की $100 में, तो मुझे $100 मिले रहेंगे, मैंने कमाया कितना, $100। बट मैंने कुछ इंपोर्ट किया, ये मार्कर इंपोर्ट किया जिसको मैंने $80 दिए, $80, तो $100 कमाए, $80 गए, नेट कितना कमाया मैंने, 20। तो सर गया 100, आया कितना, 80, तो नेट इनकम कितना है अब्रॉड से, ओनली 20। तो इसीलिए यहां पे फॉर्मूला दिया रहेगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो चलो, नेशनल इनकम इंक्लूड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंट बिटवीन व्हाट बेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू, एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड व्हाट, पेमेंट मेड टू अब्रॉड। तो दो बातें यहां पे, एक चीज आप जब आप चार्ट बनाओगे तो एक तो हम कर लेंगे एक्सपोर्ट माइनस व्हाट, इंपोर्ट, और रिसीट माइनस व्हाट, पेमेंट, जो भी बाहर से आप ले रहे हो। 4 पॉइंट सर, 7 में से 4 पॉइंट तो मोर देन 50% आंसर तो लर्न हो गया सर। इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि मेरे साथ ही चीजें खत्म करनी है। क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला क्या है, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। दूसरा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा नेट एग्रीगेट वैल्यू। चौथा नेट क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखना है, रिसीट माइनस पेमेंट लिखना। ओके, अभी 3 तो एकदम फालतू है। 5वां फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या सर, नेशनल इनकम ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू व्हाट, टाइम पीरियड इन इंडिया, दैट टाइम पीरियड इन इंडिया इट इज फ्रॉम व्हाट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कि हम लोग क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूजुअली ईयर में काउंट करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर सर यहाँ पे क्या था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड था। 5वां क्या था, फाइनेंशियल ईयर ना। ओके, फाइनेंशियल ईयर नहीं, क्या पॉइंट था, हाँ फाइनेंशियल ईयर ही था। क्या था सर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू क्या है, 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर सिंपल था। कौन सा कंसेप्ट है नेशनल इनकम, फ्लो कंसेप्ट। National income is a flow concept as it is show flow of goods and services produced in economy during the year and money value। अच्छा समझा ना कि क्या फ्लो कंसेप्ट है, इतना याद रखना है। 7वां पॉइंट मनी वैल्यू। नेशनल इनकम ऑलवेज एक्सप्रेस इन विच टर्म, मॉनेटरी टर्म। ये तो मीनिंग में हमने देख लिया था। नेशनल इनकम किस में एक्सप्रेस होता है सर, मॉनेटरी टर्म, ये तो हमने देख लिया था। इट रिप्रेजेंट ओनली गुड्स एंड सर्विस विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो सर और मैडम खुशी मनाइए, आप लोगों ने सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर शुरू किया है जो लोग बोलते हैं अपने लिए सबसे इजी है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो आगे भी कुछ नहीं आएगी, इतना ही सिंपल रहेगा चैप्टर। इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन में 3 थे, एक अपने को कंसीडर करना है। फिर हमने देखा फीचर। फीचर में सबसे पहला फीचर क्या था, जितनी बार मेरे साथ बोलोगे मेरे साथ यहीं पे चैप्टर खत्म होना चाहिए सर, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। दूसरा क्या था सर, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या सर, नेट एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। चौथा क्या था सर, नेट इनकम फ्रॉम व्हाट, अब्रॉड। ओके, तो नेट एग्रीगेट जब आप वैल्यू देखते हो, ये बराबर ही इसका था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसीट माइनस पेमेंट। नेट एग्रीगेट वैल्यू में क्या था, नेट एग्रीगेट वैल्यू डिप्रिसिएशन उसमें ऐड करते नहीं थे, इतना याद रखो। मतलब आपके दिमाग को ऐसे इनपुट देने हैं सर कि याद करना नहीं आया तो उधर देखना है कि अरे भले रटना नहीं है, पहले हेडर समझो और उसमें रिकॉल करने की कोशिश करो अपने भावनाओं से, कि ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए। नेट एग्रीगेट वैल्यू में डिप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट था, राइट। नेट इनकम में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वो था अब्रॉड वाला। फिर आपने क्या देखा, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या था, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर आपने देखा इट इज विच कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट टर्म में हम करते हैं मॉनेटरी टर्म में। खत्म हो गया फीचर, है ना, सिंपल था यहां तक। फीचर्स में कोई दिक्कत नहीं थी सर। लास्ट आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर के बाद फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो के बाद इट इज मॉनेटरी वैल्यू। इतना अगर आपको समझा है दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे एक रियलिस्टिक बात, एक स्टोरी बताता हूं अब तुमको। वो स्टोरी सुनो तो फिर तुमको क्या लगेगा ना कि हाँ पढ़ाई पढ़ाई, और स्टोरी में भी बहुत बड़ा पार्ट आप खत्म कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये जो समाज व्यवस्था है, आप देखो कैसे हो रहा है, मतलब हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप बोलते हो सर अंबानी, अडानी सबसे रिचेस्ट लोग हैं,
लेकिन अंबानी के फैक्ट्री में कौन काम करने जा रहा है? हमारे सोसाइटी से एक बंदा, मतलब हमारी सोसाइटी से कुछ लोग, वो लेबर कहलाते हैं। यस और नो? यस। वो दिन रात वहां पे काम करते हैं। तो लेबर कहां से जा रहे हैं? सोसाइटी से। किसके पास? अंबानी के पास। अंबानी एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है। लॉजिक समझो कि आप कैसे गरीब रह रहे हो, आपका पैसा कैसे आपको देके वापस छीना जा रहा है आपसे, वो स्टोरी बता रहा हूं। लेबर आपने सोसाइटी इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया। अब मेरी बातों पे ध्यान दो, वहां पे कुछ मत पढ़ो सर, और समझोगे तो आपको पूरा एक विषय खत्म हो जाने वाला है। तो यहां पे है आपका हाउस होल्ड, मतलब यहां पे है लोग, सोसाइटी, हम लोग, और यहां पे कौन है? कंपनीज, मतलब फर्म। तो हमने कंपनी को जब लेबर दिया तो प्रोडक्शन चालू हुआ, मानते हो कि नहीं? कंपनी को जगह चाहिए थी। यहां पे सपोज अपने नासिक में एक प्लांट आने वाला है और उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो हम लेबर है जो बोलेगे ठीक है साहब, आम्ही तुम्हाला भाड्यावर, लीजवर जमीन देतो। तो हम सोसाइटी ही फर्म को क्या दे रहे हैं? लैंड। लैंड दिया, लेबर दिया। कभी कभी देखो शेयर इश्यू होते हैं मार्केट में, खरीदता कौन है? हम ही लोग। तो जब शेयर खरीदते तो लोग, कंपनी के पास क्या चला गया? कैपिटल, मतलब पैसा। और एंटरप्रेन्योर भी तो हम ही में से होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो भी है, बिजनेस करने वाले। अब एक तरफ फर्म है, एक तरफ कंपनी है। जस्ट इमेजिन अगर हम लोगों ने कंपनी को लेबर ही नहीं दिए, कोई कंपनी चलेगी? नहीं। कंपनी को हमने लैंड ही नहीं दी, हमारे बीच में कंपनी बनेगी? नहीं। कंपनी पे हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, कैपिटल नहीं गया, तो कंपनी चलेगी? नहीं। तो फर्म से क्या हो रहा है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मतलब ये चार चीजों को कुछ तो नाम है, माइक्रो में हमने पढ़ा था। क्या नाम याद आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बोलो यस और नो? यस। ये कहां से कहां जा रहा है बेटा मेरी स्टोरी में बताओ तो? फर्म से कहां पे जा रहा है? सॉरी, हाउस होल्ड से कहां पे जा रहा है? फर्म में। मतलब हम लोग, हाउस होल्ड मतलब हम लोग, समाज व्यवस्था, राइट, सोसाइटी। इससे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किधर जा रहा है? फर्म के पास। अच्छा, फर्म इनका यूज करके क्या करेगी? गुड्स बनाएगी। यस और नो? और गुड्स बनाएगी तो हमने तो उसको रॉ दिया था, सब रॉ म्हणजे कच्चा माल दिला होता, लेकिन फर्म ने सबका यूज करके क्या बनाया? फिनिश गुड्स। तो एक फ्लो देखो, मैंने उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भेजे थे, फर्म ने उस पर काम किया और फर्म ने उसको मुझे क्या करके दे दिया? फिनिश गुड्स बना के दे दिया। मतलब सर अगर और मैं डिटेल में और डेमो में जाऊं तो आप देखो कि मैंने तो रॉ मटेरियल दिया सर प्लास्टिक, लेकिन फर्म ने चेयर बनाया, और ये चेयर बना के किसे बेचा? अल्टीमेटली फर्म ने ये किसे बेचा? खुद के पास रखा कि हाउस होल्ड को बेचा? अल्टीमेटली हाउस होल्ड ने ही खरीदा ना। तो सर हुआ क्या? यहां से गए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसके पास से? हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास। फर्म ने क्या बनाया? फिनिश गुड्स। और ये कहां से कहां भेज दिया? फर्म से हाउस होल्ड, क्योंकि वही खरीदने वाले। बट इसके बीच में पैसा तो लगेगा ना। मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे रिवॉर्ड क्या होते हैं? जरा सोच समझ के बताना। लैंड पे क्या मिलता है हमें? रेंट। लेबर पे क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। इतना तो पता है। तो जब हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए रहेंगे, क्या फोकट में लोग जाते क्या काम करने? नहीं, सैलरी मिलती ना। तो फर्म क्या करती है? लैंड दिया तो रेंट देगी। किसे देगी? फर्म हाउस होल्ड को। तो पैसा आ रहा है, देखो इसने लैंड दिया, इसने लेबर दिया, तो फर्म ने उसको उसके रिवॉर्ड दिए। इसको फैक्टर इनकम कहते हैं। कौन से इनकम? फैक्टर इनकम। तो सपोज रामू काका ने लेबर दिया, मतलब वहां पे जाके रामू काका ने काम किया, तो फर्म ने रामू काका को क्या दिया? सैलरी। तो रामू काका तो खुश हो गए, भी मेरे पास बहुत पैसा आया। तो फ्लो देखो, पहले मैंने लेबर दिया, उसने मेरे को सैलरी दिया, तो रामू काका के पास पैसे आया। फिर उसने क्या किया? फर्म ने ये फाइनल गुड्स बनाया और बोले रामू काका लोगे क्या? अब रामू काका को फाइनल गुड्स खरीदना था, ये चेयर खरीदने थे, तो रामू काका फ्री में खरीदेंगे क्या? बदले में इस चेयर का क्या देंगे? पैसा, विद प्रॉफिट ऐड करके। वो तो मार्जिन कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो रामू काका ने वो जो पैसा कमाया था फैक्टर इनकम, उसी में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो पैसा अल्टीमेटली किसको दिया? फर्म को। और उससे क्या लिया? चेयर। तो अब आप थोड़ा इसको मैक्रो एंगल से देखोगे तो पैसा पहले फर्म ने हाउस होल्ड को दिया और बाद में चीजें बेच के हाउस होल्ड से वापस ले लिया विद प्रॉफिट। समझ में आया क्या स्टोरी?
हम लोगों ने सब कुछ दिया, उन्होंने हमको बदले में पैसे भी दिए, इंटरेस्ट दिया, रेंट दिया, सब। लेकिन जब उन्होंने हमको गुड्स बेचे, सर्विसेज बेची, तो उन्होंने हमसे पैसा क्या कर लिया, वापस उनकी जेब में ले लिया। तो ये समझ रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है एसी खरीदने की, क्योंकि साइड वाले ने एसी खरीदा, तो तुम्हारे डैडी साल भर काम कर रहे और तुम बोल रहे ना आमच्या घरात एसी पाहिजेलच। तुमने एसी खरीदा तो तुम्हारे हाथों प्रोडक्ट आया, नो डाउट, लेकिन वो प्रोडक्ट का प्राइस आपने किसको पे किया, ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका पैसा आपकी जेब से निकल के किसके जेब में चला गया, फर्म के। इतना समझा। अब इसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो, जो आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। म्हणजे क्या सर, सर्कुलर फ्लो में उन्होंने क्या दिया है पता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा चार्ट ड्रॉ करता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को दिखे बाद में। उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस होल्ड और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्म। उन्होंने पहला एक एरो ऐसे दिया है कि हाउस होल्ड से ना सबसे पहले क्या क्या जाएगा सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चीज कहाँ पे जाएगी हाउस होल्ड से, बोलो तो फर्म के पास से। फिर फर्म इन सबका, इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर फर्म इन सबका यूज करेगी और क्या बनाएंगी, फाइनल गुड्स बनाएंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसे बेच देगी सर, हाउस होल्ड को। ये हो गया एक्सटर्नल फ्लो। बट थोड़ा ध्यान दो, जब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया तो क्या फर्म ने कुछ पैसे दिए थे क्या? हाँ, इसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। क्या, वेजेस, रेंट, उसके बाद क्या, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या, प्रॉफिट। तो ये जो है ना बेटा, ये फैक्टर इनकम कहां से कहां पे आए बोलो तो, फर्म से हाउस होल्ड के पास। फर्म ने पैसा दिया, किसको दिया, बोलो जल्दी जल्दी, हाउस होल्ड को। और जब हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे, ये वाले फाइनल गुड्स जब खरीदे, ये जो इसके पास आए, देखो पहले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या भेजा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसने रिटर्न में क्या भेजा, रिवॉर्ड, बराबर, पैसे आ गए। फिर इसने गुड्स बनाए, ये गुड्स इसको बेचेंगे, तो ये जो पैसे आए थे ना, ये एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। ये सारा पैसा किसके पास चला गया, अल्टीमेटली फर्म के पास। तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल सेक्शन, एक देखो एक्सटर्नल में क्या जा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और गुड्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फ्लो। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फ्लो। और जो पैसे ना, पैसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मनी फ्लो। कि मनी फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहा है और हाउस होल्ड से वापस मनी किसके पास जा रहा है, फर्म के पास। तो मनी का जो चक्कर है, अंदर का जो सर्कल है, वो कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। बाहर का जो सर्कल है वो कौन सा फ्लो है, प्रोडक्ट फ्लो। हमने लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, उसने गुड्स दिया, तो देयर आर टू सर्कल। और तुम्हारा लैंग्वेज भी लर्न हो गया। मैं वहां पे पढ़ता तो डिफिकल्ट हो जाता, अभी जब मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ाऊंगा तो लगेगा अरे हाँ सर, मतलब आता कुठेतरी ना, वो समझा। सर्कुलर फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी। चलो ध्यान दो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉइंट को उसको जाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि चीजें समझे, क्योंकि ऑप्शन अपने पास नहीं है सर। मतलब अगर आज ध्यान दिया तो पेपर में आप लिख पाओगे, अगर आपको थोड़ा बोर हो गया आज तो समझ लेना सर कि एग्जाम में तो पढ़ना ही, वहां पे ऑप्शन नहीं है। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी। क्या दिया हुआ है, पहले तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये यहां तक तो सिर्फ वो जो फॉर्मूला दिया है ना, वो सिर्फ वन टाइम रीडिंग है, उधर ध्यान मत देना, लेकिन पढ़ लेते वन टाइम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ विच इकोनॉमिक्स बेटा। तो ये तो एकदम फालतू लाइन है, मतलब तुमको एक एक पॉइंट एग्जाम में मैटर करता है। अब ये चैप्टर कौन सा इकोनॉमिक्स का है, मैक्रो, तो ये तो लाइन बन ही सकता है। सर्कुलर फ्लो ये कौन से इकोनॉमी का कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमी। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी मनी रिसीट एंड पेमेंट फ्लो इन सर्कुलर मैनर कंटिन्यूअसली। ये देखो इकोनॉमी से क्या जा रहा है, गुड्स इधर जा रहा है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहाँ से फाइनल गुड्स आ रहे हैं, ये पैसा इनको भेज रहे हैं, ये पैसा वापस खरीद के उनको दे रहे हैं। तो ये जो फ्लो चल रहा है ना, घूम रही सारी चीजें, इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। विच कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो, कौन सी कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। ठीक है, उन्होंने कहा सर्कुलर फ्लो बहुत सारे बेसिस पे होते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, हाउस होल्ड एंड क्या, फर्म, एवरीबॉडी। सर्कुलर फ्लो, एवरीवन नाउ पे अटेंशन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में क्या है, दो ही बातें सर, हाउस होल्ड एंड व्हाट, बिजनेस फर्म। फिर क्या है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें तीन आएगा, क्या, हाउस होल्ड, उसके बाद क्या, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट, तो C + I + G। फिर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड है, बिजनेस फर्म है, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। लेकिन सर हम जो देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो, कौन से सेक्टर का देख रहे हैं, टू सेक्टर।
आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये समझना चाहिए कौन से 2 सेक्टर सर, हाउस होल्ड और क्या, फर्म। अब देखते हैं, और यहां से आपका लर्निंग 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा। सर हमको क्या है, चार्ट निकालना जरूरी है क्या? यस, चार्ट अभी मेरे साथ तुम देखो, 2 मिनट पहले दो, आंखें बंद करके भी हमको समझ जाना चाहिए। एक तरफ क्या है, हाउस होल्ड, एक तरफ क्या है, फर्म। और लॉजिकली बात करने का, पहले एक्सटर्नल चार्ट कंप्लीट करते, बाहर का लाइन। पहले हाउस होल्ड क्या भेजेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसे? फर्म को। फर्म वो यूज करके क्या बनाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसे भेज देगा, हाउस होल्ड को। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट फ्लो खत्म हो गया। अब अंदर के फ्लो की बात करते हैं। अब पहला पैसा कौन किसे भेजेगा, फर्म हाउस होल्ड को, तो ही वो खरीद पाएगा। तो फर्म ने क्या किया, फैक्टर इनकम भेजे। क्या क्या देखो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे गया है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो भी रहेगा वो दिया। तो ये पैसा यूज करके पहले यहां से आया, फिर फर्म ने क्या, हाउस होल्ड ने क्या किया, यही पैसा किसके पास भेजा, फर्म के पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके। तो ये जो इनर फ्लो, इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं अपन, मनी फ्लो। और आउटर फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट फ्लो। देयर आर 2 फ्लो, और एक एक पैराग्राफ में आप देखोगे आगे कि आपका लर्न हो जाएगा। ठीक है सर, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना, बट सर ये चैप्टर बच्चे सीधा ऑप्शन को डालते हैं। ऑप्शन को डालने से बेटर है कि हम कुछ चीजें उसको देखें और सिंपल क्वेश्चन। और अगर आप डिफरेंट कंसेप्ट एकदम फालतू है, मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरी अभी इस ए कैटेगरी की मेहनत सिर्फ इस क्वेश्चन पे, ये खत्म, तो ए कैटेगरी मेरा डन। और मैं कैटेगरी वाइज लेके जा रहा हूं, तो दिक्कत आएगा नहीं। तुम बोलोगे सर कुछ भी पूछ लो, बड़े चैप्टर को हमने स्मॉल में डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ there are 2 sector, household and क्या बेटा, firm. It divides the diagram into 2 parts. The upper half represent factor market and the lower half represent what, commodity market. मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये लर्निंग हो गया तुम्हारा, लर्निंग ही मेरे साथ खत्म हो गया। यहाँ पे देखो एक सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट में मैंने क्या दिया है, फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसलिए इसको कौन सा मार्केट बोलते हैं, फैक्टर मार्केट। और कौन सा सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट को क्या बोला जाता है, बोलो, लोअर सेगमेंट इज नोन एज व्हाट, अरे बोलो ना ढोकलो, लोअर हाफ रिप्रेजेंट व्हाट, कमोडिटी मार्केट। एवरीबॉडी, फैक्टर मार्केट क्या है, अपर से, अपर जो पार्ट है अपर सेगमेंट इज फैक्टर मार्केट। लोअर क्या है, लोअर सेगमेंट कमोडिटी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी बना और बेचा किसने, फर्म ने हाउस होल्ड को। नाउ अभी देखो ये चार्ट बनाओगे पहले तो आप बता दोगे अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ क्या है, फैक्टर मार्केट, लोअर हाफ क्या है, कमोडिटी मार्केट। फिर आप चार्ट ड्रॉ करोगे, चार्ट एकदम सिंपल है, बताओ तो इमेजिनेशन। एक तरफ क्या है, हाउस होल्ड, एक तरफ क्या है, फर्म। पहले यहां से आएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहां से आएगा फाइनल गुड्स। ठीक है, फिर ये भेजेंगे वेजेस, इंटरेस्ट, कैप, जो भी है प्रॉफिट वगैरह, और फिर ये करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। खत्म, ये वाला फ्लो हो गया। फिर आप लिखोगे पहला पॉइंट इन द अबव डायग्राम, कुछ भी आप लिख लेना। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बिना पढ़े बताना कहां से कहां पे जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म के पास। देखो वहां पे, ओके, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द व्हाट बेटा, हाउस होल्ड टू द फर्म। पहला लाइन लर्न हो जाएगा, बिना किए आप चार्ट से ही लर्न मतलब लिख सकते हो इंग्लिश में। मतलब ये इंग्लिश रटने की बात ही नहीं है, यहाँ पे समझने की बात है। द फर्म यूज दिस फैक्टर टू प्रोड्यूस व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड। दस गुड फ्लो फ्रॉम व्हाट, ये लैंड, लेबर, कैपिटल तो लिया, लेकिन इससे क्या बनाया उसने, गुड्स एंड सर्विसेज। और अल्टीमेटली ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने किससे बेचे, फर्म ने हाउस होल्ड को। खत्म हो गया वो पैराग्राफ। देखो household, thus goods flow from what beta, household to the firm and from the firm back to the household, it is called what, product flow। तो सर यहाँ पे वहाँ पे लिख लेना, कुछ चेंज कर लेना सर, कि यहाँ पे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भेजे, फिर फर्म ने क्या किया, वो गुड्स को बनाया और अल्टीमेटली किसको भेज दिया, हाउस होल्ड को भेज दिया सर। तो ये जो फ्लो है इसे कौन सा फ्लो कहते हैं, प्रोडक्ट फ्लो। अंडरलाइन करना उस प्रोडक्ट फ्लो वर्ड को, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है। नाउ क्या है मालिक, मनी फ्लो। इन द सेम वे मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पे लॉजिक देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या लैंग्वेज किया, पहले पैसा कहाँ से कहाँ पे आएगा, फर्म टू हाउस होल्ड। पहले मनी कहाँ पे आएगा, फर्म टू हाउस होल्ड। और आगे देखो, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट सच एज क्या बेटा, ये तो लाइन तुमको आएगा कि क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तो अपने आप लर्न हो गया।
पेज नंबर 62 पे ही हम लोग। हाउस होल्ड यूज दिस इन्कम टू परचेस गुड्स एंड सर्विस। कितना सिंपल है कि हाउस होल्ड कडे पैसा आल्याने हा पैसा हाउस होल्ड कशासाठी वापरेल, किसके लिए यूज करेगा, टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। दस मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू बैक टू फर्म। तो पैसा कहां से कहां पे आया, फर्म से हाउस होल्ड के पास आया और वापस हाउस होल्ड से कहां पे चला गया, फर्म के पास चला गया। इस फ्लो को क्या कहते हैं, मनी फ्लो। समझा क्या राजा, एवरीबॉडी। पहले तुमने अपर पार्ट और लोअर, अपर हाफ और लोअर हाफ की बात की। अपर हाफ क्या है, फैक्टर मार्केट, और लोअर हाफ क्या है, प्रोडक्ट मार्केट। फिर आपने ये चार्ट निकाला। चार्ट निकालने के बाद आपने फिर पहले बात की कि पहले क्या हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ जा रहे हैं सर, फर्म के पास। फर्म उन सबको यूज करके क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, और वो कहाँ पे भेज रहा है, हाउस होल्ड के पास। तो ये जो फ्लो है इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फ्लो। फिर फर्म क्या कर रहा है, पैसा हाउस होल्ड को दे रहा है फैक्टर पेमेंट के बेस पे, लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट और जो भी है प्रॉफिट। फिर वो पैसा यहाँ पे आ गया, इस पैसे को यूज करके वापस गुड्स खरीदने के लिए यूज किया, तो ये पैसा वापस किसके पास चला गया, फर्म के पास। तो पहले पैसा आया फर्म टू हाउस होल्ड, फिर पैसा गया हाउस होल्ड टू फर्म। तो इस फ्लो को क्या कहते हैं, मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो हो गया सर, ये समझा, अभी खत्म। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। कि इनकम जनरेट हुआ और लोगों ने वापस उसको क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यू एज अ प्रोडक्शन एज कंटिन्यू एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट। इट मेक्स फ्लो ऑफ व्हाट, इनकम सर्कुलर, और उसको सर्कुलर बनाते हैं। बहुत बार ना इकोनॉमिक्स में इस पे ये भी सवाल आ जाता है, एग्री डिसएग्री। सर्कुलर बेटा कुछ नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन को एट ए टाइम आप ना जस्टिस दे रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अब कहानी का ट्विस्ट देखो, अब तक हमने अपने चैप्टर को जिस पार्ट में हमने डिवाइड किया है, हमने देख लिया इंट्रो, मीनिंग तो एकदम सिंपल था, नेशनल इनकम समझ गया। फिर देखा क्या, फीचर, और हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आज से पहले बहुत बच्चों ने ट्राई किया रहेगा घर पे, लेकिन आज जब ये लेक्चर देखा तो ऐसे कि मेरे साथ ही चीजें ना और एक बार पढ़ी तो खत्म हो जाएगी तुम्हारे। सर क्या हो गया, सबसे पहले मुझे बताओ कि हम लोग जब सर्कुलर फ्लो आएगा तो दो सेक्टर याद आने चाहिए, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, और दो फ्लो याद आने चाहिए। मतलब पहले तो उसमें अगर मेरे को थियरी लिखना है तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ इज विच मार्केट, फैक्टर मार्केट, एंड लोअर हाफ इज प्रोडक्ट मार्केट। लर्न। फिर फॉर्मेट आ गया। फिर अब नीचे एक पैराग्राफ लिखूंगा मैं पहले प्रोडक्ट फ्लो का। मैंने लिखा कि हाउस होल्ड से गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये फर्म ने यूज करके क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो फ्लो है इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फ्लो। फिर दूसरा तीसरा पैराग्राफ मैं लिखूंगा क्या, कि फर्म से मनी, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास आया, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और ये चीज हाउस होल्ड ने खर्चा किया चीजों को खरीदने में। सो दिस इज मनी का फ्लो, फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म। दिस फ्लो इज कॉल्ड मनी फ्लो। एंड खत्म तुम्हारा आंसर। लर्न मेरे साथ, डन एंड डस्टेड। क्या सर, सर्कुलर फ्लो। और बच्चों को ये दिखता था ना, लगता था अरे बाप रे तो कुछ होगा नहीं। सिंपल है कि नहीं, सर्कुलर फ्लो एकदम पांचट। अब आएंगे सर इसी एक कैटेगरी को खत्म कर देंगे, एक क्वेश्चन तो गारंटीड है। मैं तुमको थोड़े थोड़े पार्ट में चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है, लेकिन एक बार गारंटी दो कि सर वो चीज़ होनी ही चाहिए, मतलब इतना परफेक्ट होना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं। अब हम देख लेंगे डिफरेंट कंसेप्ट। डिफरेंट कंसेप्ट में ना मैं तुमको पहले तो चार बातें बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे वो चीज़, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे सभी हो, पेज नंबर 63 पे आओ। 63 पे क्या है सर, पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। सर क्या है पता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मेरे मालिक मैं एक ही चीज बताऊंगा, पहला हम देखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीपी। डीपी मतलब क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी में याद रखो एक ग्रॉस है और एक क्या है, नेट है। जब डीपी ग्रॉस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको बोलेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब डीपी नेट है तो उसे बोलेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर इसका कुछ तो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूले पे बात करता हूं। सर जीडीपी का फॉर्मूला क्या है पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये किसका फॉर्मूला था, जीडीपी का। देखो क्या था सर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्योंकि लास्ट एग्जाम में आप अगर देखोगे तो केस स्टडी बेस में यहां से कोई क्वेश्चन है,
बट एकदम फालतू है, बच्चों को सिर्फ समझने की जरूरत थी कि उन्होंने समझना चाहिए था। सर ये फॉर्मूला किसका हो गया? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो आपको पता है, नेट कितना कमाया कितना खर्चा किया। ये हो गया जीडीपी। मेरे भाई और बहनों पे अटेंशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो है, एक क्या है? ग्रॉस, और एक क्या है? नेट। आणि नेटला काय म्हणतो मी? NDP। फॉर्म्युला काय माहिती? जीडीपी। म्हणजे या पूर्ण फॉर्म्युलामधनं जेव्हा मी काय मायनस करतो? डेप्रिसिएशन, त्याला मी काय म्हणतो? NDP। संपला विषय। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो है, एक क्या है? ग्रॉस, और एक क्या है? नेट। जब वो ग्रॉस है तो मैं क्या बोलूंगा? जीडीपी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपके टेक्स्ट बुक में तो उसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। बट आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं और खत्म हो जाएगा, दो तो खत्म भी कर दिया आपने। एनडीपी का पहले तो फुल फॉर्म बोलो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कैसे निकलता है सर? जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो इस सब में से, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा, अब आप क्या देखोगे मालिक? नेशनल प्रोडक्ट। क्या देखोगे? नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल पण दोन आहे, ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट त्याला मी म्हणतो GNP, आणि एक आहे नेट नॅशनल प्रोडक्ट NNP। ऐसे याद रखो, देर आर टू प्रोडक्ट्स, वन इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनदर इज नेशनल प्रोडक्ट। दो ही है, लेकिन दोनों को मैंने ग्रॉस और नेट से बोला है। तो डोमेस्टिक को जब मैं ग्रॉस बोलूंगा तो इट इज GDP, नेट बोलूंगा तो NDP, नेशनल प्रोडक्ट को जब मैं ग्रॉस बोलूंगा तो GNP, और नेशनल को जब मैं नेट बोलूंगा तो क्या? NNP। डन। अब GNP का फॉर्मूला क्या है सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बताइए तो जरा। C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसीट माइनस पेमेंट। तो इतना क्यों डरते बच्चे? तुमने ऑलरेडी C प्लस I प्लस G कर ही लिया है मेरे मालिक, तो यही तो नीचे यहां तक कॉमन रहा। सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट में क्या ऐड हो गया? रिसीट माइनस पेमेंट। इतना सा था सर। और एक देखो, नेशनल प्रोडक्ट देख रहे, ग्रॉस में ये है। अब ये ग्रॉस मतलब ये पूरा फॉर्मूला अभी इसका, और इस पूरे फॉर्मूले को लिखने की जगह पे मैं लिखता हूं GNP। ये पूरा फॉर्मूला आ गया, माइनस क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन। क्या हो गया? NNP। डन। एक तो पूरा फॉर्मूला लिखूं माइनस डेप्री करूं, नहीं तो मैं GNP लिख रहा हूं, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा फॉर्मूला ही डिनोट कर रहा है GNP, मतलब सब चीजें। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन। एनीवेज देयर आर 4 कंसेप्ट, वन इज GDP। जीडीपी अगर मैं वहां पे रीड, पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बता भी दिया, अगर आप रीड भी कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस विच वैल्यू बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल विच गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कितना साल? 1 ईयर। तो ये सारे वर्ड्स देखो आप पीछे कलेक्ट करो, कनेक्ट करो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, विद इन 1 ईयर आ गया, तो देखो वो भी कंसेप्ट था फीचर का। फाइनेंशियल ईयर 1 साल, ठीक है, वो वाली बात है। फॉर्मूला तुमको पता चल गया, C प्लस I प्लस G, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, किसका? GDP का। NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही चीज है, सिर्फ यहाँ पे GDP की जगह वर्ड क्या यूज कर दिया उन्होंने? NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाकी आप कंपेयर कर लो, कोई चेंज नहीं है, एक लर्न किया तो दूसरा हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या? NDP का GDP माइनस डेप्रिसिएशन। GNP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस वही है, देखो सिर्फ चेंज हुआ है क्या? टर्म, मतलब सिर्फ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट? प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट बोला है सर। GNP का फॉर्मूला क्या है? C, एवरीबॉडी, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसीट माइनस पेमेंट। यही तो फॉर्मूला फर्क था GDP और GNP में, सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एडिशन आ गया है। और NNP का क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द रेसिडेंट ऑफ ईयर। देखो सब सेम है, मार्केट वैल्यू, प्रोड्यूस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ फॉर्मूला क्या है? GNP माइनस डेप्रिसिएशन। एवरीबॉडी, मेरे को सर ए पे इतना भी पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट, डिफिकल्टीज, ये खत्म करेंगे, फिर हम आएंगे मेथड्स पे, और आपके 12 में से 12 मार्क्स सिक्योर रहेंगे सर और मैडम। मतलब गारंटी कि आपको कुछ ना आए तो मेरा नाम बदल देना। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर, तो आप बाद में 1 महीने 2 महीने बाद भी लेके बैठे ना, जब आपकी इच्छा नहीं, आपने ये देख लिया कि यार चलो ये 1.5 1.75 की स्पीड पे देख लिया कि फटाफट सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने की खुद की इच्छा नहीं होती, कोई करवा लेने वाला चाहिए।
नहीं तो तुम आज के आज तुम दिन भर बैठते नहीं, आज पूरा दिन दे दो फिर भी एक दिन में चैप्टर नहीं होता। लकीली हमको इस बार छुट्टियां ज़्यादा है एक ओके पेपर को। मैथ्स वाले वैसे मैनेज करना फिर भी 4-5 दिन है ही, जिनका मैथ्स नहीं उनको 10 दिन मतलब देखेंगे तो मिल जाते हैं। तो सर हम लोग ऐसे ना सो के पढ़ेंगे तो भी आउट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे इको में। और मैंने तुमको कहा था ना माइक्रो जितना अच्छे से मैंने कराया है, मैक्रो तो बोनस रहेगा। बाकी क्लासेस में मैक्रो ऐसे ऐसे होता, लेकिन तुम्हारा शायद ऐसे हो कि पेपर में तुम पहले मैक्रो के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि तुमने देखा 10वां चैप्टर में कोई दम ही नहीं था। फॉरेन ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, तुरंत याद आ रहा है। हमने उसके बाद पब्लिक फाइनेंस देखा, पब्लिक फाइनेंस में रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब देखो अच्छा फील होगा तुमको, सर वो नेचुरल कैलेमिटीज था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इन्फ्लेशन था, डेमोक्रेसी वाला था, उसके बाद स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। देखो कितना जल्दी आ रहा है। मैं बोलूँगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स याद आ रहे हैं, बोलेगा हाँ फीस याद आ रहा है सर, है ना, वो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस चार्ज करते हैं, फाइन्स एंड पेनल्टी याद आ रहा है, स्पेशल लेवी, स्पेशल असेसमेंट, बोरोविंग, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस है। ये कौन सा पब्लिक फाइनेंस वाली बात कर रहा हूँ। इंडेक्स नंबर अभी किया, इंडेक्स नंबर में मैं पूछूंगा कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर 4, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, स्पेशल इंडेक्स नंबर। ये क्या हो रहा है सर, ये मैक्रो का अगर तुम्हें ना चार्ट और इसके हिसाब से करोगे सर, ये चैप्टर हर एक चैप्टर हमने 1 सेशन में खत्म किए थे, लेकिन इस चैप्टर को मैं ट्राई करूंगा थोड़ा कि आपको प्रॉपर मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए कि भाई आमे का ही नहीं केला, मतलब तुम्हारे जो भी दोस्त थे वो दोस्त, और ये तो वीडियो में आज यूट्यूब पे डालूंगा उनके बाद में भेज देना। सर इकोनॉमिक्स का क्लास न लगाना ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, आज मैं इतना करा रहा हूं। ये तुम्हारा देखो सर्कुलर फ्लो जितना तुम्हारा भारी हुआ ना, उतना जो बंदा सेल्फ स्टडी ऐसे नहीं बोलता गलत है, लेकिन उसको ना 1-2 दिन ही लग जाएंगे या फिर लर्न नहीं रहेगा अगर उसने बहुत कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ा तो। अब तुमको सर्कुलर फ्लो में कोई दिक्कत है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपन ने एक चैप्टर को पूरा नहीं तोड़ा पहले तो टुकड़ों में, एक कैटेगरी में 4 क्वेश्चन डाले, उल्टा रिवर्स जाता हूं मैं, डिफरेंट कंसेप्ट। जीडीपी समझेगा, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो अंदर का तो एकदम सिंपल है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कंट्री 1 ईयर, एकदम कॉमन है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एनडीपी जीडीपी वर्ड लगाओ। सर आम्ही हा पूर्ण फॉर्म्युला लिहून त्याच्यातनं डेप्रिसिएशन माइनस किया तो चलेगा क्या, आंसर इज यस, बट कॉमन सेंस है ना, जीडीपी का तो फॉर्मूला है, तो मैं ये लिखने से बेटर जीडीपी लिख दूं, मतलब ये इसको ही डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू, अगर आपको मैथ समझता तो इसलिए मैंने जीडीपी लिखा, माइनस क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन, एनडीपी हो गया। फिर क्या आ गया, जीएनपी। जीएनपी क्या है सर, C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसीट माइनस पेमेंट, तो इस इक्वल टू है। अब एनएनपी से मैं क्या करूं, इस सब में से इक्वल टू जीएनपी लिखा, सिर्फ माइनस क्या, डेप्रिसिएशन, खत्म। फिर क्या आता, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में याद रखने का, कितने सेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, 2, एक हाउस होल्ड, एक फर्म। बाहर का जो फ्लो है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट फ्लो, इनर क्या है, मनी फ्लो। अब तुमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आया फीचर्स। फीचर में क्या है, नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, कौन से, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या है, नेट एग्रीगेट वैल्यू। फिर क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर क्या है, फाइनेंशियल ईयर। फिर क्या है सर, फ्लो कंसेप्ट। और फिर क्या है, मॉनिटरी टर्म। फिर सर क्या है कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग देखा, क्या नेशनल इनकम, द इनकम किसका, नेशन का जो होता है उससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। सो ऑन, आप एक डेफिनेशन करो। ठीक है, अगर आप इतना करते हो सर एंड मैडम, तो आपका ये वाला डन। ये भी थ्योरेटिकल एकदम 5-8 क्वेश्चन है, और ये होने के बाद अपन सिर्फ रखेंगे क्या, मेथड्स। और एक बार मेथड्स हुए, पेपर लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तुम्हारा इको, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भारी जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ब्रेक, यहाँ पे अपन रुकेंगे, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में दूसरी बात। थैंक यू।